The Lellan Top Show is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। नमस्ते, नए बरस की पहली नमस्ते आपके लिए लेकर आ गया हूं लल्लन टॉप शो। हमारा नाम सौरभ द्विवेदी है। क्या होगा पहले शो में? आपके हित की बातें, आपकी सेहत की बातें, क्योंकि साल बदलने से रिश्ता नहीं बदलता, ये कैलेंडर थोड़े ना है। शो में आज बात करेंगे कोरोना वैक्सीन की। इसकी खुशी में जो कंफ्यूजन और डर राजनेताओं ने घोला है उस पर। वैक्सीन पर किसकी बात सच, किसकी झूठ, सब अलगा कर बताएंगे और उन माननीयों को भी नहीं बख्शेंगे जो वैक्सीन पर अपनी मूर्खता का मार्क लगा रहे हैं। किसानों और सरकार की बैठक में आज बात कितनी सुलझी, इसका जिक्र होगा चीन के अरबपति कारोबारी जैक मा का 2 महीने से गायब किए जाने वाली खबरों पर बात। लेकिन बरस नया होने पर भी एक रवायत तो वही रहेगी, दिन का वीडियो। ये वीडियो गाजियाबाद के मुरादनगर के शमशान का है। 3 जनवरी को यहाँ करीब 40 लोग अपने परिचित के अंतिम संस्कार में पहुंचे। अंतिम संस्कार के दौरान बारिश होने लगी तो लोग यहीं पर बने एक छत के नीचे, शेड के नीचे खड़े हो गए और इसी दौरान ये छत ढह गई और इसमें 25 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद आज सुबह मृतकों के परिजनों ने गाजियाबाद मेरठ हाईवे को जाम कर दिया। मुरादनगर के पास हाईवे पर ही मृतकों के शवों को सड़क पर रख परिवार के लोग नारेबाजी करने लगे, जिसकी वजह से हाईवे पर करीब 15 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने के आश्वासन के बाद हाईवे खोला गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक छत का लेंटर 3 महीने पहले ही डाला गया था। गाजियाबाद पुलिस ने छत बनाने में लापरवाही बरतने के आरोप में मुरादनगर नगर पालिका के अधिशासी अभियंता निहारिका सिंह, जूनियर इंजीनियर चंद्रपाल, सुपरवाइजर आशीष और ठेकेदार अजय त्यागी पर मुकदमा दर्ज कर लिया। ठेकेदार अजय त्यागी अभी फरार है, जबकि बाकी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ लोगों की गलती ने, कुछ लोगों के स्वार्थ ने 25 घरों में मातम दे दिया। कभी सरकारी पुल गिरता है, कभी छत गिरती है, कुछ दिन अखबार और टीवी पर चलता है और फिर सब भूल जाते हैं। और फिर एक नया हादसा होता है तो नए सिरे से याद करते हैं। कितने ही उदाहरण चाहिए इस सिस्टम को सुधारने के लिए। मन उदास होता है, दिल बैठता है ऐसी खबरों से। सिस्टम से हम सुधार की उम्मीद कर सकते हैं। सरकारें सुधरेंगी क्या? कमीशन खोरी किस तरह का सत्य है इस तरह के निर्माणों में सब जानते हैं, पर कितना कमीशन खाओगे, कहां ले जाओगे? आखिरी में ठटरी खाली जाती है, राख रह जाती है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों पर। पहली सुर्खी पंजाब से है। टावर्स में तोड़फोड़ के मामले को लेकर रिलायंस ने हाईकोर्ट का रुख किया। नए कृषि कानूनों के विरोध के नाम पर पिछले दिनों हुड़दंगियों ने पंजाब में रिलायंस जियो के सैकड़ों टावर्स में तोड़फोड़ की थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बयान जारी कर कहा कि उसकी सहयोगी कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर असामाजिक तत्वों और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सरकारी प्राधिकरण के जल्द दखल की मांग की। कंपनी ने कहा कि नए कृषि कानूनों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इन कानूनों से हमें किसी तरह का फायदा नहीं हो रहा। रिलायंस कॉरपोरेट या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करता है। रिलायंस का नाम इन तीनों कानूनों के साथ जोड़ना सिर्फ और सिर्फ हमारे कारोबार को नुकसान पहुंचाने और हमें बदनाम करने का कुप्रयास है। इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी टावर्स में तोड़फोड़ करने वालों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। दूसरी सुर्खी, मुंबई में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जी ग्रुप के 15 दफ्तरों पर छापेमारी की। अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ के साथ ही फाइलें खंगाली जा रही हैं। जीएसटी इंटेलिजेंस के डायरेक्टरेट जनरल ने कथित तौर पर टैक्स चोरी का डेटा इनकम टैक्स विभाग के साथ साझा किया था और इसी के इनपुट पर छापेमारी होने की बात बाहर आ रही है। इनकम टैक्स की छापेमारी पर जी ग्रुप ने कहा कि आयकर विभाग के कुछ अधिकारियों ने कुछ सवालों के साथ कंपनी के कार्यालयों का दौरा किया। कंपनी की तरफ से सभी आवश्यक जानकारी दी जा रही है।
इनकम टैक्स के छापे से ही जुड़ी एक और खबर है। बेनामी संपत्ति के केस में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा से आयकर विभाग के अधिकारियों ने पूछताछ की। इस मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वाड्रा को नोटिस भेजा था, लेकिन वो डिपार्टमेंट के दफ्तर नहीं आए। इसके बाद अधिकारी खुद उनके दफ्तर पहुंचे और उनका बयान दर्ज किया। अगली सुर्खी बीसीसीआई के प्रेसिडेंट और पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली की सेहत के अपडेट से जुड़ी। 2 जनवरी की सुबह गांगुली को सीने में दर्द की शिकायत के बाद कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी एंजियोप्लास्टी हुई है। आज अस्पताल ने अपने बयान में कहा कि उनके दिल की नसों में बाकी ब्लॉकेज के लिए और एंजियोप्लास्टी नहीं की जाएगी, क्योंकि वो पहले से काफी बेहतर हैं, सुधार देखने को मिल रहा है। अस्पताल ने बताया था कि उनके हार्ट में कई ब्लॉकेज थे जो क्रिटिकल थे, उन्हें स्टेंट लगाए गए। एक अपडेट केंद्रीय उर्वरक और रसायन मंत्री सदानंद गौड़ा की सेहत को लेकर भी है। उनकी स्थिति अब ठीक है। सदानंद गौड़ा की तबीयत 3 जनवरी की दोपहर अचानक खराब हुई थी, जिसके बाद चित्रदुर्ग जिले के नजदीक अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। वो कार के अंदर बैठने जा रहे थे, तभी बेहोश होकर नीचे गिर पड़े थे। डॉक्टर्स के मुताबिक उनका शुगर लेवल कम हो गया था। चौथी सुर्खी चीन से। ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा के को फाउंडर चीनी अरबपति कारोबारी जैक मा पिछले 2 महीने से सार्वजनिक रूप से नहीं दिखे। उन्होंने हाल के दिनों में चीन सरकार की नीतियों की आलोचना की थी, जिसके बाद उनकी कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की गई थी। अक्टूबर 2020 में उन्होंने शंघाई शहर में चीन के वित्तीय नियामकों और सरकारी बैंकों की तीखी आलोचना की थी। उन्होंने वैश्विक बैंकिंग नियमों को बुजुर्गों का क्लब करार दिया था और चीन की सरकार से आग्रह किया था कि सिस्टम में बदलाव किया जाना चाहिए ताकि कारोबार में नई पहल करने में कोई हिचके नहीं। जैक मा की इस स्पीच के बाद उनके कारोबार की तरह तरह से जांच शुरू कर दी गई। नवंबर में जैक मा के एंट ग्रुप के करीब $37 अरब के आईपीओ पर रोक लगाई गई। जैक मा के इस तरह गायब होने के बाद कई तरह के संदेह जाहिर किए जा रहे हैं। न्यूज एजेंसियों के मुताबिक हाल में अफ्रीका में अपनी कंपनी से जुड़े एक बड़े कार्यक्रम अफ्रीका बिजनेस हीरोज में भी वो नजर नहीं आए थे और उनकी तस्वीरें भी शो की वेबसाइट से हटा दी गई थी। चीन का ये नया रिकॉर्ड नहीं है, कोई नया इतिहास नहीं है कि जो लाइन टो ना करे उसको इस तरह से किनारे कर दें। 5वीं सुर्खी पिछले साल न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में हुए आतंकवादी हमले से जुड़ी है। 15 मार्च 2020 को क्राइस्टचर्च में ब्रेंटन टेरेंट नाम के आदमी ने, आतंकवादी भी कह सकता हूं, इसमें जबान फिसलने की जरूरत नहीं है, ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर 51 लोगों की हत्या की थी। इस हमले में 5 भारतीय भी मारे गए थे। अब जांच एजेंसियों को पता चला है कि ब्रेंटन टेरेंट 3 दफा भारत भी आया था। 2015 से 16 के बीच भारत में वो 7 से 8 जगहों पर पहुंचा, जिसमें गोवा, मुंबई और जयपुर जैसे बड़े शहर शामिल हैं। भारतीय एजेंसियों के मुताबिक टेरेंट 21 नवंबर 2015 से लेकर 18 फरवरी 2016 के बीच लगातार देश में घूमता रहा। हालांकि अब तक जांच एजेंसियों को ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे क्राइस्टचर्च हमले से भारत का कोई कनेक्शन या भारत में ब्रेंटन टेरेंट की किसी एक्टिविटी के बारे में पता चलता हो। ये थी सुर्खियां, अब बड़ी खबर की बारी। साल भर से वैक्सीन का पूरी दुनिया को इंतजार था। पूरा पिछला साल वैक्सीन के इंतजार में गुजरा। वो इंतजार जिसमें काश लगाकर ये कहते हैं कि अगर वैक्सीन होती तो इतनी जानें न जाती, लॉकडाउन नहीं लगाना पड़ता। लेकिन अब वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण दुनिया के और देशों के साथ हमारे देश में भी शुरू होने वाला है, तो खुशी होनी चाहिए। खुशी हो भी रही है, लेकिन टीकाकरण पर बड़े विवाद भी हो रहे हैं। प्रधानमंत्री देश को 2-2 वैक्सीन आने पर बधाई दे रहे हैं। कांग्रेसी कह रहे हैं वैक्सीन की अनुमति जल्दबाजी में दी गई। खतरनाक है ये। कोई नेता कह रहा है कि पहले प्रधानमंत्री वैक्सीन लगवा कर दिखाएं कि जहर तो नहीं, दवा ही है। कोई कह रहा है कि वैक्सीन से नपुंसक हो जाएंगे और कोई कह रहा है कि बीजेपी सरकार ने वैक्सीन बनाई है तो हम नहीं लगवाएंगे। जिससे जो ठीक लग रहा है कह दे रहा है, लेकिन किसकी बातें मौलिकता की श्रेणी में आएंगी और किसकी बातें मूर्खतापूर्ण मानी जाएंगी, वैक्सीन वाले इस विवाद पर आज विस्तार से बात करते हैं। शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री की उस बात से जो उन्होंने आज वैज्ञानिकों और देशवासियों के लिए कही। भारत के वैज्ञानिकों ने एक नहीं 2-2 मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में सफलता पाई है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है। इसके लिए देश को अपने वैज्ञानिकों के योगदान पर बहुत गर्व है। हर देशवासी आप सभी वैज्ञानिकों का, टेक्नीशियनों का, सबका कृतज्ञ है। साथियों,
आज उस समय को भी याद करने का दिन है जब हमारे वैज्ञानिक संस्थानों ने, आप सबने कोरोना से मुकाबले के लिए वैक्सीन को विकसित करने के लिए दिन रात एक कर दिया। प्रधानमंत्री दो वैक्सीन की बधाई दे रहे हैं। एक का नाम कोविशील्ड और दूसरे का नाम कोवैक्सीन। इन दोनों की ही भारत में यूज के लिए मंजूरी मिल गई है। यूज नहीं, इमरजेंसी यूज की मंजूरी। शब्दावली पर थोड़ा गौर करिए। कोविशील्ड वही वैक्सीन है जिसे ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कंपनी ने मिलकर बनाया और कोरोना का दुनिया में ये सबसे पहला टीकाकरण हुआ। ब्रिटेन ने इसी वैक्सीन से इसकी शुरुआत की। आज से ब्रिटेन के नेशनल हेल्थ सर्विस ने टीकाकरण बड़े स्तर पर शुरू किया। जब ब्रिटेन में ये वैक्सीन तैयार की जा रही थी तब भारत में पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसके साथ कोलैबोरेशन किया। सीरम इंस्टीट्यूट टीके तैयार करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल है, प्राइवेट है, सरकार से कोई सीधा वास्ता नहीं है। ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन का सीरम इंस्टीट्यूट ने भारत में नाम रखा कोविशील्ड। कोविशील्ड को इमरजेंसी यूज के लिए 3 जनवरी को ऑथराइजेशन मिला। देश में दवाइयों का रेगुलेटर है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इसने रविवार को ऐलान किया कि हमारे सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO ने सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक इन दोनों की वैक्सीन को सीमित इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है, यानी कुछ शर्तों के साथ टीकाकरण अब भारत में हो सकता है। इसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट के CEO आधार पूनावाला ने बताया कि उनकी कंपनी वैक्सीन के पहले 10 करोड़ डोज भारत सरकार को बेचेगी, वो भी खास कीमत पर। और ये कीमत कितनी होगी? 200 रुपए की एक डोज। 10 करोड़ डोज के बाद कीमत बढ़ाई जाएगी। पूनावाला ने यह भी कहा कि जैसे ही भारत सरकार से करार हो जाएगा, 10 दिन में सरकार देश के जिस भी राज्य में वैक्सीन मांगेगी हम पहुंचा देंगे, यानी हफ्ते भर में पहला टीका लग सकता है। अभी सीरम इंस्टीट्यूट के पास 8 करोड़ डोज तैयार है, बाकी का प्रोडक्शन जारी है। सरकार के अलावा अगर कोई प्राइवेट कंपनी वैक्सीन का डोज खरीदेगी तो उसे 1000 रुपए डोज के हिसाब से बेचा जाएगा। ये बात भी आधार पूनावाला ने बताई। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि फर्स्ट फेज में फ्री वैक्सीन दी जाएगी और प्राथमिकता होगी 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को। उसके बाद 27 करोड़ और लोगों को जुलाई तक वैक्सीन देने के लिए प्राथमिकता में रखा जाएगा। ये तो बात हो गई कोविशील्ड की। एक दूसरी कंपनी और उसकी वैक्सीन, उसकी बात कर लेते हैं। ये पूरी तरह से देसी है, नाम है कोवैक्सीन। इसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ने मिलकर बनाया, यानी सरकार से मिलकर एक प्राइवेट कंपनी ने यह वैक्सीन तैयार की। इस वैक्सीन को भी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सीमित इस्तेमाल की मंजूरी दी और इसी पर विपक्षी राजनीतिक पार्टियों ने हंगामा बरपाया। क्यों है ये विवाद? परत दर परत समझते हैं। पहला विवाद तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया VG सोमानी के बयान को लेकर है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन 110% सेफ है, कोविशील्ड 70% असरदायी है और कोवैक्सीन पूरी तरह सेफ है। आप सोच रहे होंगे इसमें विवाद वाली बात क्या है। सोशल मीडिया के गुणीजन कह रहे हैं कि ड्रग कंट्रोलर जनरल उस वैक्सीन को 110% सेफ कैसे कह सकते हैं जिसके ट्रायल के पूरे रिजल्ट अभी उपलब्ध नहीं है। और इसी बात को पकड़ते हुए कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे हैं कि सरकार जो कर रही है वो खतरनाक है। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने ट्वीट किया कि कोवैक्सीन का भी तीसरे चरण का ट्रायल पूरा नहीं हुआ, इसे जल्दी इजाजत दे दी गई है जो खतरनाक हो सकती है। थरूर ये भी बोले कि देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इस पर सफाई दें। हर्षवर्धन ने जवाब दिया, कहा कि वैज्ञानिक प्रोटोकॉल पर इस तरह से राजनीति करना अनैतिक है। हालांकि कांग्रेस भी इस मसले पर बटी है। कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि नेता जो वैक्सीन पर कह रहे हैं वो पार्टी की लाइन नहीं है, उनके निजी बयान है। कांग्रेस पार्टी की मांग है मुफ्त वैक्सीन सबके लिए, बेस्ट वैक्सीन सबके लिए, और वो वैक्सीन मेडिकल फेटर्निटी और जो इंस्टीट्यूट्स है जो 60 सालों में कांग्रेस पार्टी ने बनाए, जिनके ऊपर देश के हर व्यक्ति का विश्वास है, उन इंस्टीट्यूट्स के जो भी प्रोटोकॉल है उनको पूरा करने के बाद हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति को फ्री वैक्सीन लगाए। तो अब पार्टी की कांग्रेस की लाइन जो भी हो, लेकिन जो इल्जाम थरूर ने लगाया क्या वो सत्य है? कुछ सच्चाई है इसमें। भारत बायोटेक वाली कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल अभी चल रहा है, इसके नतीजे नहीं आए हैं। तो जैसे हम सीरम इंस्टीट्यूट वाली कोविशील्ड के लिए कह सकते हैं कि ये 70% असरदायी है, यही बात अभी कोवैक्सीन के लिए पूरी तरह से नहीं कही जा सकती, क्योंकि हमारे पास ट्रायल के 3rd फेज का डेटा नहीं है। मतलब ये कि वैक्सीन को सीमित इस्तेमाल के लिए जो परमिशन दी गई है उसमें जल्दबाजी हुई है। अधिकारी महोदय ने यह भी कहा कि यह परमिशन इम्यूनोजेनिसिटी के आधार पर दी गई है। अब ये भारी भरकम टर्म आ गया, क्या होता है ये?
वैक्सीन से शरीर में बीमारी के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की जो तरीका है वो। भारत बायोटेक के डॉक्टर कृष्णा एला ने भी कहा है कि वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन पर राजनीति हो रही है। मैं बता देता हूं कि हम भारत में ही नहीं, यूके समेत 12 देशों में इस वैक्सीन का ट्रायल कर रहे हैं। भारत बायोटेक की तरफ से यह भी कहा गया कि वो वैक्सीन बनाने के पुराने और मंझे खिलाड़ी हैं। 123 देश उनकी बनाई वैक्सीन खरीदते हैं। अब इसके दूसरे पहलू पर आते हैं। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में आईसीएमआर के डायरेक्टर डॉक्टर बलराम भार्गव और एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का वर्जन छपा। इनका कहना है कि भारत बायोटेक वाली कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज की मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल वैसे नहीं करेंगे जैसे सीरम इंस्टीट्यूट वाली वैक्सीन का होगा। इसका क्या मतलब ये कि ये वैक्सीन बैकअप के लिए रखी जाएगी, और मान लीजिए कि बहुत ज्यादा वैक्सीन की जरूरत एक साथ पड़ जाए या ब्रिटेन वाले कोरोना के नए वेरिएंट से हालात बेकाबू हो जाएं, तब इसे इस्तेमाल में लाया जाएगा। यानी पहला यूज तो सीरम इंस्टीट्यूट वाली कोविशील्ड का होगा, जिसके सारे ट्रायल पूरे हो गए हैं, और कोवैक्सीन को अगले महीने जब ट्रायल का नतीजा आ जाएगा उसके बाद ही नॉर्मली यूज किया जाएगा। यानी आईसीएमआर और एम्स मान रहे हैं कि कोवैक्सीन सेफ तो है, लेकिन कितनी असरदार है ये हमें अभी इसलिए नहीं पता क्योंकि तीसरे ट्रायल के नतीजे नहीं आए, और इसीलिए इसे बैकअप प्लान के तौर पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के आधार पर मंजूरी दी गई है। यहां तक वैक्सीन पर एक सेंसिबल डिबेट होती है जिसके सब पक्ष हमने आपको बता दिए, और ये डिबेट वैज्ञानिक आधार पर होनी चाहिए वो भी बता दिया। लेकिन हम एक लोकतांत्रिक देश हैं। अब इस वैक्सीन पर लिखे जा रहे मूर्खता शास्त्र की बात कर लेते हैं। ऐसे मूर्खतापूर्ण बयान आ रहे हैं जिसमें नेता कह रहे हैं कि ये वैक्सीन लगा ली तो नपुंसक हो जाएंगे। मैं इन नेताओं का नाम लूं उससे पहले एक छोटी सी कहानी सुना देता हूं। हमारे बगल में एक देश है पाकिस्तान, और फिर एक देश है अफगानिस्तान। जब दुनिया के हर देश में पोलियो की वैक्सीन दी जा रही थी तो इन देशों के कुछ धार्मिक नेता, कुछ राजनेता पोलियो की दवा का विरोध कर रहे थे। पोलियो वैक्सीन को गैर इस्लामिक या नपुंसक बनाने वाली दवा बताने की तकरीरें कर रहे थे। उस वक्त इन देशों के पड़ोस में यानी भारत में एक एक बच्चे को खोजकर 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जा रही थी, जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो की दवा पिलाने वालों पर हमले करवाए जा रहे थे। नतीजा आज हमारे सामने है। भारत पोलियो मुक्त हो गया है और पाकिस्तान, अफगानिस्तान आज भी वहीं खड़े हैं। आज भी पोलियो के मामले मिलते हैं। कहानी यहीं पर खत्म हो गई पोलियो की। अब मुद्दे की बात। विज्ञान का विकल्प जाहिलियत नहीं है, मूर्खता का विकल्प विज्ञान है, तर्क है। कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत में ऐसे मूर्खतापूर्ण बयान आ रहे हैं जिनको कतई भाव नहीं मिलना चाहिए। शुरुआत उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने की। सुनिए। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। हम बीजेपी की वैक्सीन पर भरोसा नहीं करेंगे। ये बयान सत्तासीन किसी राजनीतिक पार्टी के विरोध के बजाय उन वैज्ञानिकों की मेहनत का अपमान है जिन्होंने रात दिन एक करके हमारे लिए वैक्सीन तैयार की। वैक्सीन किसी पार्टी की नहीं है, किसी पार्टी दफ्तर में तैयार नहीं हुई। वैज्ञानिकों ने बनाई, लैब में तैयार हुई, महीनों ट्रायल चले। उनकी मेहनत पर इस तरह की ओछी बयानबाजी की निंदा होनी चाहिए, और इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि ये जनता को गुमराह करने वाला बयान है। अखिलेश यादव देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं, एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, सांसद हैं। उनके लाखों में समर्थक होंगे जो उनकी बात पर भरोसा करते होंगे। ऐसा कहकर उन्होंने समर्थकों की जान की कीमत हल्के में आंकी। अखिलेश यादव की बात पार्टी में उनके जियालों तक पहुंच भी गई, और बिगड़े ढंग से। सपा के मिर्जापुर से एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने कहा, अखिलेश जी वैक्सीन नहीं लगवा रहे तो जरूर कुछ गड़बड़ है। अगर वो नहीं लगवा रहे हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उस वैक्सीन में कुछ ऐसी चीजें हों कि नुकसान हो जाए, और हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिया वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है तो हमें लगता है सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, पूरे प्रदेश की किसी जनता को वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। ये विशुद्ध रूप से अफवाह फैलाने की कोशिश है। अगर अज्ञानतावश ऐसा हुआ है तो जरूरी यह है कि ये कुछ पढ़ लिख कर सोच समझ कर बोलें। मेरी आपत्ति इस बात को लेकर भी है कि नपुंसकता को गाली के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। जो लोग नपुंसक हैं वो भी इंसान हैं और एक बीमारी के चलते नपुंसक हैं। उनके प्रति ये हीन भावना या इस तरह की सोच कोरोना जितनी ही खतरनाक है। इलाज इसका भी जरूरी है। ऐसे नेताओं और ऐसे बयानों से खुद को दूर रखिए जिनकी सोच में गड़बड़ हो, जो पीछे ले जाने की बात करें, जो आपको विज्ञान से दूर ले जाना चाहते हो। आंख बंद करके किसी की बात पर भरोसा मत करिए, वैज्ञानिकों पर भरोसा रखिए, तर्क का दामन थामिए और इसी के सहारे सब सत्ताओं से, सब प्रतिपक्षों से भिड़िए। शो में बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे किसान आंदोलन की।
सरकार और किसानों के पुराने झगड़े पुराने साल में नहीं सुलझे। आज नए साल में पहली बैठक हुई, जो अंक के हिसाब से 8वें दौर की बैठक है। दिल्ली के विज्ञान भवन में यह बैठक हुई। बैठक से पहले दोनों तरफ की पोजीशन ये थी कि 7वीं बैठक में सरकार ने किसानों की कुछ बातें मान ली थी, जैसे बिजली पर लाए जा रहे बिल पर दोबारा विचार या पराली जलाने पर अध्यादेश में बदलाव। लेकिन झगड़ा 3 कृषि कानूनों पर और एमएसपी पर अटका था और उन्हीं पर आज की बैठक में बात होनी थी। किसान चाह रहे हैं कि तीनों कानून रद्द हों। सरकार कह रही है रद्द नहीं करेंगे, जहां आपत्ति है वहां संशोधन कर देंगे। और इसके लिए सरकार एक कमेटी बनाने के प्रस्ताव के साथ मीटिंग में गई, लेकिन बात बनी नहीं। दोपहर 2 बजे शुरू हुई मीटिंग चाय कॉफी स्नैक्स के सहारे शाम 6 बजे तक चली, पर मंथन से अमृत नहीं निकला। मीटिंग से बाहर आकर किसान नेताओं ने ये कहा, आज की बात में ये बात गवर्नमेंट को बिल्कुल आइडियोलॉजिकली और उनको समझ आ गई कि ये किसान संगठन जो है अब रिपील के अलावा कोई बात नहीं करना चाहते हैं, जिसको खुद मिनिस्टर को बोलना चल पड़ा कि आप रिपील के अलावा कुछ नहीं मानोगे। हमने बोला नहीं मानेंगे, तो ठीक है फिर आगे डेट रख लो 7 और 8 से। हमने 8 तारीख को 2 बजे टाइम दे दिया। आपने किसान नेताओं की बात सुनी, अब सरकार का पक्ष जानिए। आज किसान यूनियन के साथ चर्चा हुई और भारत सरकार के 2 कानून नए और 1 संशोधन, ऐसे जो 3 कानूनों के बारे में चर्चा चलती है, उस पर लोग चाहते थे कि यूनियन क्लॉज वाइज चर्चा करें, जिससे कि उसमें से रास्ता निकालने में आगे बढ़ सके। इसी पर बात चलती रही। थोड़ा बहुत बात एमएसपी पर भी हुई, लेकिन आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा में स्वाभाविक रूप से माहौल अच्छा था, लेकिन एक्ट रिपील पर अड़े रहने के कारण कोई रास्ता बन नहीं पाया। लेकिन मुझे आशा है कि जिस प्रकार की बातचीत आज हुई है, उस हिसाब से अगली बैठक में सार्थक चर्चा होगी और संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाएंगे। तो 8वीं बैठक में भी सहमति नहीं बनी। बैठक में किसान ये कहते रहे कि कानून खत्म करिए, सरकार कहती रही कानून खत्म नहीं करेंगे, कुछ और मांग लो। बैठक खत्म हुई तो वही हुआ जो पहले की बैठकों के बाद होता था। अगली बैठक की तारीख आई। अब 8 जनवरी को अगली बैठक है। बैठ के और बातचीत होती रहेंगी, होती रहनी चाहिए, लेकिन शनिवार को किसान प्रदर्शनों में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। किस बात पर हम इतना जोर दे रहे हैं? शनिवार सुबह एक 72 साल के प्रदर्शनकारी किसान की लाश मिली। वो 28 नवंबर को किसानों के प्रदर्शनों से जुड़े थे। 2 जनवरी को प्रदर्शन स्थल पर बनाए गए टॉयलेट में उनकी लाश झूमती हुई मिली। प्राइमा फेसी ये सुसाइड का मामला माना गया। एक सुसाइड नोट भी मिला। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 40 दिन से किसान अपने घरों से दूर दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं। ठंड, बरसात, धूप, प्यास सब सहन कर रहे हैं। आसान नहीं है, लेकिन इसका विकल्प खुदकुशी करना हरगिज नहीं हो सकता। और ये जिम्मेदारी उन संगठनों और किसान नेताओं की है जिनके आह्वान पर किसान पंजाब, हरियाणा या देश के दूसरे हिस्सों से आकर दिल्ली की सीमा पर डटे हैं। अगर एक भी किसान सुसाइड करता है या ऐसी कोशिश करता है तो ये आंदोलन की नाकामियों में गिना जाएगा। किसान नेताओं को ऐसे मसलों पर किसानों से सीधे संवाद करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए और कहना चाहिए कि आत्महत्या किसी भी किस्म का प्रतिरोध नहीं है। कानून बनेंगे, कानून बदले जाएंगे, कानून कायम भी रह सकते हैं। आंदोलन पहले भी हुए हैं, आगे भी होंगे, सरकारें भी आएंगी जाएंगी, लेकिन जरूरी है जिंदगी को उसकी पूरी गरिमा के साथ बचा कर रखना। कोई भी कानून और कोई भी प्रदर्शन किसी निर्दोष किसान की जान से ज्यादा कीमती नहीं है। आज के शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि। सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक।